दोस्तों नमस्कार, मैं करण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इतिहास गवाह है कि कोई भी परिवार की तीसरी पीढ़ी जो होती है वो एक तो उस परिवार का भाग्य खोलती है या तो उस परिवार की कमाई हुई इज्जत को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देती है और पूरे साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के पीछे भी तीसरी पीढ़ी का एक कारण, एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसका इतिहास में कई सारे उदाहरण है, पर इसका अगर लेटेस्ट उदाहरण अगर देना हो तो इसके दो उदाहरण मेरे मन में सबसे पहले आते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं हमारे राहुल गांधी जी, जो कि उनकी दादी ने जो कांग्रेस का एक नेटवर्क बनाया हुआ था, यानी इंदिरा गांधी ने जो ग्राउंड तक हर गांव में जो कांग्रेस घुसाई हुई थी, क्योंकि इमरजेंसी लगाने के बाद भी बहुमत लेकर वापस प्रधानमंत्री बनने तक की छलांग इंदिरा गांधी लगा पाई थी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का एक बड़े ही अच्छी तरीके से नेतृत्व किया था और कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया था। और उसी संगठना को आज एक कंगाल की तरह राहुल गांधी ने बना दिया है। आज लोकसभा तो छोड़िए, केवल चुनिंदा राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार बची है, और अगर कुछ राज्यों में अगर देखा जाए तो नाम विशेष के लिए ही कांग्रेस मौजूद है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की आज जो कांग्रेस है उसकी हालत तो इतनी पतली हो चुकी है कि किसी ज़माने में बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली कांग्रेस आज ढूंढेंगे, मतलब एक दूरबीन लगाकर ढूंढना होगा, तब कांग्रेस का नेटवर्क आपको महाराष्ट्र में किसी गांव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके नेता केवल एक लोमड़ियों की तरह है। जो लोमड़ियाँ एक गट्ठा आकर क्यों सत्ता को नोचने का प्रयत्न करती है ना, वैसे ही कांग्रेस के नेताओं की हालत आज हो चुकी है। और वैसा ही दूसरा उदाहरण महाराष्ट्र में मौजूद है, और वो है आदित्य ठाकरे का। क्योंकि दोस्तों उनके दादा यानी बाला साहेब ठाकरे ने अपना खून पसीना एक कर शिवसेना की नाम की एक पार्टी बनाई थी। एक हिंदुत्व के वोटर्स की एक मुठ बनाकर शिवसेना को गांवों गांवों तक पहुंचाया था। कोकण में ले लीजिए, महाराष्ट्र के अलग अलग विभागों में देख लीजिए, और मुंबई में खासकर, मुंबई को तो शिवसेना का एक किला बनाकर जिसे कोई भी भेद ना सके, ऐसा किला बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना के लिए मुंबई को बनाया था। पर आज उन्हीं के बेटे और पोते उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, इनकी जोड़ी ने शिवसेना के दो टुकड़े तो कर ही दिए, पर ओवरऑल अगर वोटर्स की एक अगर आप रेशो देखेंगे इस विधानसभा में, जिस तरीके से हालात उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के लिए बने हैं, उससे चित्र एकदम स्पष्ट हो चुका है कि उनकी तरफ से जो मराठी मानुष के वोटर्स थे, जो मराठी भाषा एक प्राइड को लेकर उन्हें वोट दिया करते थे, वो भी लोग आज शिवसेना से अलग हो चुके हैं। और आने वाले बीएमसी चुनाव में भी शिवसेना यानी बची हुई शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के पास है वो हारती हुई नज़र आ रही है। अब दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि ये सब उद्धव ठाकरे की वजह से हुआ, जो कि मैं भी मानता हूँ कि बिल्कुल सही बात है। पर मेरा एक और थ्योरी ऐसी है कि उद्धव ठाकरे से ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई शिवसेना की बर्बादी का है तो आदित्य ठाकरे है। क्योंकि उद्धव ठाकरे देखिए सीएम की कुर्सी पर बैठे थे, तो कहीं ना कहीं वो पहली बार सीएम की कुर्सी पर बैठे थे और शिवसेना के पक्ष प्रमुख भी थे, तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा थी, और कहीं ना कहीं एक कुर्सी का नशा होता है, सत्ता का नशा होता है, वो भी उनके सिर पर चढ़ गया था। पर उनके बेटे आदित्य ठाकरे तो ऐसे किसी बड़े पद पर नहीं थे, मंत्री थे, पर कोई बड़ा मंत्रालय तो उनके पास नहीं था। वो ज़्यादा कार्यकर्ताओं से कनेक्टेड रहने चाहिए थे, ऐसा मैं मानता हूँ। जो नेताओं में नाराज़गी बढ़ रही थी शिवसेना के अंदर, और शिवसेना टूटने से पहले देवेंद्र फडणवीस तो बार बार कह रहे थे कि शिवसेना टूटने वाली है, तो क्या आदित्य ठाकरे और उनके पिता उद्धव ठाकरे को ये इसका अंदाज़ा नहीं होगा कि हमारे ही नेता हमसे नाराज़ है? मतलब आपने कभी सुना है कि उस पार्टी का नेता मुख्यमंत्री है और उसी के पार्टी के नेता सरकार से नाराज़ है, और वो नेता मंत्री भी, मतलब वो मंत्री भी बनाए गए हैं, फिर भी नाराज़ है? मतलब इतनी बुरी तरीके से अगर कोई पक्ष प्रमुख पार्टी चला रहा है तो उसका उदाहरण आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा, केवल राहुल गांधी के अलावा। क्योंकि उन्होंने भी यही किया था कि पार्टी के प्रेसिडेंट जब थे तो पार्टी के कई नेताओं को दबाने की कोशिश हुई, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए, और वैसे ही शिवसेना के भी दो टुकड़े हो गए। क्योंकि देखिए ये आदित्य ठाकरे को बिना कोई मेहनत किए जब पद मिला, यानी उन्हें पर्यावरण मंत्री बनाया गया, पहली बार विधायक बने थे 2019 में, और विधायक बनते ही उन्हें मंत्रालय मिल गया। अब पर्यावरण मंत्री बनने के बाद ये रिसर्च का विषय है, देखिए इसके ऊपर अलग वीडियो बन सकती है कि पर्यावरण मंत्री के तौर पर आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के पर्यावरण में ऐसा कौन सा काम किया है। क्योंकि आज भी इंद्रायणी नदी के प्रदूषण को लेकर वो चिट्ठियाँ तो देवेंद्र फडणवीस को लिख रहे हैं,
तो फिर 2.5 साल में जो उनकी सरकार थी उसमें उन्होंने कौन सी नदी को साफ करने का प्रोजेक्ट चलाया है, इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। क्योंकि विदेशों में घूमना या बड़ी बड़ी पार्टियां करना और सरकारी पैसों को लूटना, इसके अलावा शिवसेना और आदित्य ठाकरे ने अलग कौन सा काम किया है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा 1 महीने की छुट्टी लेकर एक अच्छे से रिसर्च पेपर तैयार करके पेश करने होंगे। अब देखिए, आदित्य ठाकरे अगर इन कामों में व्यस्त थे तो पार्टी के ऊपर ध्यान कौन दे रहा था? क्योंकि युवा सेना के अध्यक्ष ये रहे, फ्यूचर के अध्यक्ष भी इन्हें ही पोर्ट्रे किया जा रहा था। तो पार्टी के अंदर जो एबल नेता थे, जैसे एकनाथ शिंदे हो गए और बाकी नेता हो गए, वो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से नाराज थे। क्योंकि आदित्य ठाकरे जैसे नेतृत्व को वो अपने ऊपर लादने की जो उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे थे, उसे स्वीकारने के लिए एकनाथ शिंदे जैसे नेता तैयार नहीं थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे। और जो किसी ज़माने में बाला साहेब ठाकरे करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे ना स्वीकार कर राज ठाकरे अलग हुए, वही काम एकनाथ शिंदे और उनके साथियों ने किया। इसमें गलत क्या किया? क्योंकि आदित्य ठाकरे और उनके पिता उद्धव ठाकरे शाम के 7 बजे के बाद तो गायब हो जाते हैं। कभी सुना है किसी मुख्यमंत्री से कि कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य का वो मुख्यमंत्री है और शाम 7 बजे के बाद वो आउट ऑफ रीच हो जाता है, उसे फ़ोन लगाओ तो वो फ़ोन उठाता नहीं है? तो फिर राज्य 7 बजे के बाद किसके भरोसे रहता है? मतलब उद्धव ठाकरे किसके भरोसे पे छोड़कर जा रहे थे, ये भी रिसर्च का विषय। और 7 बजे के बाद राज्य को चला कौन रहा था? क्या शरद पवार चला रहे थे, या कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है नाना पटोले, क्या वो चला रहे थे, या इन्होंने शेयरिंग में कर रखा था कि 7 बजे तक मैं मुख्यमंत्री रहूँगा, 7 बजे के बाद 12 बजे तक शरद पवार रहेंगे, उसके फिर अगली सुबह तक नाना पटोले रहेंगे? क्या ऐसा पावर शेयरिंग हुआ था? जनता के सामने ये उन्हें रखना चाहिए। और इन सभी कारणों के पीछे ये जो कुछ भी हुआ, इसके पीछे आदित्य ठाकरे भी एक बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है। क्योंकि उन्होंने पहले तो अपने पिता को समझाया नहीं कि पार्टी में हो क्या रहा है। वो ज़्यादा कनेक्टेड थे अपने लोगों से, वो पिता को बता सकते थे कि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो एक तो वोटर तो हमसे दूर जाएगा ही, पर पार्टी भी हमसे छिन जाएगी। और ये आदित्य ठाकरे को पता था। अगर ये समय रहते उन्होंने अपने पिता को समझाया होता, क्योंकि घर में तो वही है, वही अपने पिता के ज़्यादा क्लोज है। अगर वो नहीं समझाते तो फिर कौन समझाता? उन्हें अच्छी तरीके से अपनी पार्टी के नेताओं को जोड़कर रखना चाहिए था और अपने पिता को नेताओं के बीच जो नाराज़गी फैल रही है उससे अवगत कराना चाहिए था। राहुल गांधी की तरह नहीं कि अपने निर्णय केवल अपने नेताओं पर लादने की कोशिश करना। और यही राहुल गांधी करते आए हैं और इसी की वजह से आज कांग्रेस बर्बाद हो चुकी है और ऑलमोस्ट शिवसेना भी बर्बाद होने के कगार पर आ चुकी है। क्योंकि आने वाला बीएमसी चुनाव अगर हार गए उद्धव ठाकरे तो ये फुल एंड फाइनल समझ लीजिए कि ठाकरे ब्रांड पर फुल स्टॉप लग चुका है, अगर राज ठाकरे ने कोई चमत्कार कर दिया। वरना तो फिर ठाकरे ब्रांड ख़त्म हो चुका है, ऐसा ही आप मान लीजिए। इसके ऊपर आपके ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके क्या विचार है आदित्य ठाकरे पर, उद्धव ठाकरे पर, और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी चलाने की कोशिश की, इसके ऊपर आपके विचार मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही राजनीति की इनसाइड स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।